नमस्कार। आज की इस खास बातचीत में स्वागत है। आज हम जेम्स क्लियर की बहुत ही मशहूर किताब एटॉमिक हैबिट्स, इसके कुछ ज़रूरी हिस्सों पर थोड़ी गहराई से नज़र डालेंगे। ये किताब दरअसल छोटी छोटी आदतों की जो ताकत होती है ना, और उन्हें बनाने या तोड़ने के जो तरीके हैं उस पर बात करती है। काफ़ी प्रैक्टिकल है। बिल्कुल। हमारे पास इस किताब की कई अहम हिस्से हैं, जैसे लेखक की अपनी कहानी है, बड़ी प्रेरणादायक है। फिर वो ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का कायापलट है। हाँ, वो कमाल का उदाहरण है। और इन छोटी आदतों के पीछे का साइंस क्या है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारा मकसद है ये समझना कि कैसे रोजाना के छोटे, मतलब लगभग ना दिखने वाले 1% बदलाव भी अगर लंबे समय तक चलते रहें तो कमाल के नतीजे, चौंकाने वाले नतीजे। बिल्कुल। और ये भी कि क्यों हमें बड़े लक्ष्यों से ज्यादा अपने सिस्टम पर, मतलब अपनी प्रक्रियाओं पर ध्यान देना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जरूर। और ये देखना दिलचस्प है कि कैसे, जैसा आपने कहा, लेखक की अपनी जिंदगी की मुश्किल और बाहर के उदाहरण जैसे ब्रिटिश साइकिलिंग टीम, ये दोनों ही हमें सिखाते हैं कि आदतें कितनी शक्तिशाली हो सकती हैं। लेखक की चोट और उससे उबरने की जो कहानी है, वो अपने आप में सबूत है कि छोटे लेकिन लगातार उठाए गए कदम कितने बड़े बदलाव ला सकते हैं। हाँ, वहीं से शुरू करते हैं। लेखक जेम्स क्लियर जब हाई स्कूल में थे, बेसबॉल खेलते हुए उनके चेहरे पर बहुत गंभीर चोट लगी थी। एक बल्ला सीधा चेहरे पर। उफ। कोमा में चले गए थे। कई फ्रैक्चर्स थे चेहरे पर। मतलब रिकवरी बहुत ही मुश्किल थी। और ये सिर्फ शारीरिक चोट नहीं थी, मानसिक रूप से भी बहुत बड़ा धक्का था। हाँ, और उन्हें बेसबॉल टीम से भी निकाल दिया गया था, जो उनके लिए बहुत बड़ी बात थी उस समय। दिखाता है कि जिंदगी कैसे अचानक मुश्किल मोड़ ले सकती है। लेकिन जो टर्निंग पॉइंट आया वो तब आया जब वो कॉलेज गए, डेनिसन यूनिवर्सिटी। वहां उन्होंने जानबूझकर छोटी छोटी अच्छी आदतें अपनानी शुरू की। जैसे टाइम पर सोना, अपना कमरा साफ रखना, पढ़ाई की आदतें सुधारना, थोड़ा थोड़ा वजन उठाना शुरू किया। मतलब सुनने में बहुत मामूली लगती हैं ये चीजें, बिल्कुल मामूली। पर इनसे हुआ ये कि धीरे धीरे उन्हें लगा कि हाँ, मेरी जिंदगी मेरे कंट्रोल में है। आत्मविश्वास लौटा, और शायद यहीं से वो एटॉमिक हैबिट्स का जो मूल विचार है वो पनपा होगा। सही बात है। सफलता कोई एक रात की चीज नहीं है। ये छोटी छोटी लगातार मिलने वाली जीतों का, सफलताओं का नतीजा होती है। उन्होंने अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए इन्हीं छोटी आदतों पर भरोसा किया, और यही अनुभव उन्हें ये किताब लिखने के लिए प्रेरित करता है। और इसी छोटी आदतों की शक्ति का एक जबरदस्त उदाहरण है ब्रिटिश साइकिलिंग टीम वाला। मतलब सोचिए, एक टीम जो लगभग 100 साल से बस ठीक ठाक सी थी, हाँ, औसत दर्जे की, वो अचानक दुनिया की बेस्ट टीमों में से एक कैसे बन गई। ये तो कमाल की कहानी है। हाँ, इसका क्रेडिट जाता है डेव ब्रेल्सफोर्ड को। वो 2003 में परफॉर्मेंस डायरेक्टर बने थे। उनकी एक सोच थी मार्जिनल गेन्स का एकत्रीकरण। मतलब साइकिलिंग से जुड़ी हर छोटी से छोटी चीज में सिर्फ 1% सुधार करना। सिर्फ 1%? और वो सुधार भी कितने छोटे छोटे थे। मैंने पढ़ा था, जैसे सीट को थोड़ा ज्यादा आरामदायक बना दिया, हाँ, टायरों पर अल्कोहल रगड़ा ताकि ग्रिप अच्छी हो जाए, राइडर्स को हाथ धोने का सही तरीका सिखाया ताकि वो बीमार कम पड़े। ये भी था। बिल्कुल। यहाँ तक कि बेस्ट तकिया कौन सा होगा, कौन सा मसाज जेल बेस्ट रिकवरी देगा, हर चीज पर ध्यान दिया गया। अलग अलग देखें तो ये सुधार शायद आपको बेमतलब लगे, सही में। लेकिन जब ये सैकड़ों छोटे सुधार एक साथ आए, उनका जो मिला जुला असर हुआ वो हैरान करने वाला था। 2007 से 2017 के बीच उन्होंने 178 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती, 66 ओलंपिक या पैरालंपिक गोल्ड मेडल जीते। क्या बात है। और 5 बार टूर डी फ्रांस का खिताब भी जीता। ये छोटी आदतों की कंपाउंडिंग शक्ति का, मतलब जुड़कर बढ़ने वाली ताकत का एक जबरदस्त उदाहरण है। तो यही है वो 1% का नियम, कि हमें हर दिन बड़े जबरदस्त बदलाव करने की कोशिश करने की बजाय सिर्फ 1% बेहतर होने पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। और इसका गणित भी बहुत सीधा है। अगर आप 1 साल तक हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हैं, तो साल के आखिर तक आप लगभग 37 गुना बेहतर हो चुके होंगे। 37 गुना? हाँ, और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। अगर आप हर दिन 1% बदतर होते जाते हैं, तो आप साल के अंत तक लगभग 0 पर पहुंच जाएंगे। आदतें, चाहे अच्छी हो या बुरी,
वो आत्म सुधार का चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट है। जैसे पैसा कंपाउंड होता है वैसे ही हमारी आदतें भी कंपाउंड होती हैं। ये बहुत पावरफुल सोच है। और किताब ये भी कहती है कि हमारे जो आज के नतीजे हैं, चाहे वो हमारी सेहत हो या बैंक बैलेंस या ज्ञान, वो हमारी पिछली आदतों के लैगिंग मेजर हैं। मतलब वो पुरानी आदतों का नतीजे हैं जो अब दिख रहा है। सही। हमारी नेटवर्थ हमारी वित्तीय आदतों का नतीजा है। हमारा वजन हमारी खाने की आदतों का नतीजा है। हमारा ज्ञान हमारी सीखने की आदतों का नतीजा है। हमें वही मिलता है जो हम बार बार दोहराते हैं। तो फिर आज हम कहाँ हैं? उससे ज्यादा जरूरी ये है कि हमारी आदतें हमें सही दिशा में ले जा रही हैं या नहीं। बिल्कुल। आपकी दिशा, आपकी ट्रेजेक्ट्री, आपका रास्ता ज्यादा मायने रखता है आपके आज के नतीजों से। लेकिन एक प्रॉब्लम आती है। कई बार हम छोटे छोटे बदलाव शुरू तो करते हैं पर नतीजा तुरंत नहीं दिखता। मान लीजिए किसी ने जिम जाना शुरू किया, 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते हो गए, वजन में कोई फर्क नहीं दिख रहा, तो निराशा होती है। हाँ, और ये बहुत कॉमन है। इसी को किताब में प्रगति का पठार या अंग्रेजी में प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल कहा गया है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी प्रगति एक सीधी रेखा में ऊपर जाएगी। हाँ, लिनियर। बिल्कुल। पर असल में होता यह है कि शुरुआत में नतीजे बहुत धीरे धीरे आते हैं या दिखते ही नहीं, और फिर अचानक एक पॉइंट आता है जब तेजी से सुधार होता है। किताब में बर्फ के टुकड़े का उदाहरण है। अच्छा। सोचिए, एक बर्फ का टुकड़ा है, तापमान है 25 डिग्री। आप उसे गर्म करना शुरू करते हैं। 26, 27, 28, 31 डिग्री तक कुछ नहीं होता, बर्फ वैसे का वैसा रहता है। पर जैसे ही तापमान 32 डिग्री पहुंचता है, पिघलना शुरू हो जाता है। हाँ, वो आखिरी 1 डिग्री का बदलाव जो पहले के डिग्री बदलावों जैसा ही था, वो एक बड़ा परिवर्तन ले आता है। पहले की सारी मेहनत उस पॉइंट पर रंग लाती है। जैसे बांस का पेड़, सुना है वो कई सालों तक जमीन के नीचे अपनी जड़ें फैलाता रहता है, ऊपर कुछ नहीं दिखता। सही। और फिर जब जड़ें मजबूत हो जाती हैं तो कुछ ही हफ्तों में वो 90 फीट तक बढ़ जाता है। बिल्कुल सही उदाहरण है। आदतें भी ऐसे ही काम करती हैं। वो तब तक कोई खास फर्क नहीं डालती जब तक आप एक महत्वपूर्ण सीमा, एक थ्रेशोल्ड पार नहीं कर लेते। और मुश्किल ये है कि बहुत सारे लोग इसी पठार पर, इसी निराशा की घाटी में हिम्मत हार जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी मेहनत बेकार जा रही है। हाँ, जबकि वो मेहनत बेकार नहीं जा रही होती, वो जमा हो रही होती है, बस अपना असर दिखाने के लिए सही वक्त का इंतजार कर रही होती है। ये समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, किताब में एक और बड़ा दिलचस्प आइडिया है, लक्ष्यों को गोल्स के बजाय सिस्टम्स पर ध्यान देना। ये थोड़ा सुनने में उल्टा लगता है, क्योंकि हम सब तो हमेशा लक्ष्य बनाते हैं, वजन कम करना है, प्रमोशन पाना है वगैरह। इसका क्या मतलब है? हाँ, ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव है। देखिए, लक्ष्य वो नतीजा है जो आप हासिल करना चाहते हैं, जैसे चैंपियनशिप जीतना। सिस्टम वो प्रक्रिया है, वो प्रोसेस है जो आपको उस नतीजे तक ले जाती है। जैसे टीम के खिलाड़ी कैसे चुने जाते हैं, कोच कैसे ट्रेनिंग कराते हैं, रोज प्रैक्टिस कैसे होती है। अच्छा। किताब के लेखक जेम्स क्लियर, स्कॉट एडम्स, जो डिलबर्ट कॉमिक बनाते हैं, के विचार से प्रभावित होकर ये तर्क देते हैं कि अगर आप अपने लक्ष्यों को भूल भी जाएं और सिर्फ अपने सिस्टम को लगातार बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करें, तो भी आप आखिरकार सफल हो सकते हैं। जैसे कोई बास्केटबॉल कोच है, उसका ध्यान सिर्फ स्कोरबोर्ड पर ना हो, बल्कि इस पर हो कि टीम हर रोज प्रैक्टिस में बेहतर कैसे कर रही है। बिल्कुल। मशहूर फुटबॉल कोच बिल वॉल्श का एक कोट है, स्कोर अपना ध्यान खुद रख लेता है। मतलब अगर आप प्रोसेस सही रखेंगे तो नतीजा अपने आप आएगा। लक्ष्यों पर बहुत ज्यादा फोकस करने में कुछ दिक्कतें हैं। पहली, जैसा किताब कहती है, जीतने वालों और हारने वालों के लक्ष्य अक्सर एक जैसे होते हैं। हाँ, ये बात तो सही है। ओलंपिक में हर एथलीट गोल्ड जीतना चाहता है। बिल्कुल, पर जीतता तो वही है जिसका तैयारी का सिस्टम बेहतर होता है ना। तो सिर्फ लक्ष्य होना काफी नहीं है। दूसरी दिक्कत क्या है? दूसरी बात, लक्ष्य हासिल करना सिर्फ एक पल का बदलाव है। किताब में गंदे कमरे का उदाहरण है। मान लीजिए आपका लक्ष्य है कमरा साफ करना, आपने कर लिया, लक्ष्य पूरा। हाँ। पर अगर आपकी आदतें, आपका सिस्टम वही है चीजें इधर उधर फेंकने का, तो कमरा कुछ ही दिनों में फिर से गंदा हो जाएगा। स्थायी बदलाव के लिए आपको सिस्टम बदलना होगा, सिर्फ नतीजा नहीं। इनपुट ठीक करिए, आउटपुट अपने आप ठीक हो जाएगा। ये बात गहरी है, मतलब जड़ पर काम करना जरूरी है। तीसरी दिक्कत ये है कि लक्ष्य हमारी खुशी को भविष्य पर टाल देते हैं। हम सोचते हैं जब मैं ये लक्ष्य हासिल कर लूंगी तब मैं खुश होंगी। हाँ, ये तो होता है। जबकि सिस्टम फर्स्ट मानसिकता हमें प्रक्रिया का, उस सफर का आनंद लेने देती है। रोज की छोटी छोटी जीत में खुशी मिलती है। और चौथी दिक्कत ये है कि लक्ष्य कई बार हमें लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस के खिलाफ ले जाते हैं।
जैसे किसी ने मैराथन दौड़ने का लक्ष्य बनाया, महीनों कड़ी ट्रेनिंग की, मैराथन दौड़ ली, लक्ष्य पूरा। अब क्या? हाँ, उसके बाद अक्सर लोग ट्रेनिंग इट पे बंद कर देते हैं। बिल्कुल, इसे योयो इफेक्ट कहते हैं। लक्ष्य का मकसद होता है खेल जीतना, सिस्टम का मकसद होता है खेल खेलते रहना, लाइफस्टाइल बनाना। तो जैसा किताब में कहा गया है, एक बहुत ही पावरफुल लाइन है, आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। मतलब आपका बेसलाइन सिस्टम ही तय करेगा कि आप कहाँ तक पहुंचेंगे। एग्जैक्टली। और यहीं पर एटॉमिक हैबिट्स का सही मतलब सामने आता है। ये सिर्फ छोटी आदतें नहीं हैं, ये उस बड़े सिस्टम के परमाणु यानी एटम की तरह है। बिल्डिंग ब्लॉक्स छोटी हैं लेकिन मिलकर एक बड़ी संरचना बनाती हैं, इसीलिए ये शक्तिशाली भी हैं। अच्छा, अब किताब बदलाव के 3 स्तरों की बात करती है, परिणाम, प्रक्रिया और पहचान यानी आइडेंटिटी। और वो कहती है कि सबसे असरदार और टिकाऊ बदलाव तब आता है जब हम अपनी पहचान से शुरुआत करते हैं। मतलब ये सोचना कि मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूँ। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसे पहचान आधारित आदतें कहा गया है। ये परिणाम आधारित आदतों से ज्यादा टिकाऊ होती हैं। कैसे? देखिए, आपका हर काम, हर एक्शन इस बात के लिए एक वोट की तरह है कि आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं। अगर आप रोज बिस्तर बनाते हैं तो आप वोट कर रहे हैं कि मैं एक व्यवस्थित व्यक्ति हूँ। रोज लिखते हैं तो? अगर आप रोज लिखते हैं तो आप वोट कर रहे हैं कि मैं एक क्रिएटिव व्यक्ति हूँ। धीरे धीरे ये वोट जमा होते जाते हैं और आपकी सेल्फ इमेज, आपकी पहचान को बदलते हैं। आदतें आपकी पहचान का सबूत बन जाती हैं। किताब में वो नाखून चबाने वाली महिला का उदाहरण था शायद। हाँ बिल्कुल, जब उसने अपने नाखूनों की देखभाल करना शुरू किया और उसे उन पर गर्व महसूस होने लगा तो नाखून चबाने की आदत अपने आप छूट गई, क्योंकि अब उसकी पहचान बदल गई थी। वो नाखून चबाने वाली नहीं बल्कि सुंदर नाखूनों वाली महिला बन गई थी। जब गर्व जुड़ जाता है तो हम आदतों को बनाए रखने के लिए ज्यादा मेहनत करते हैं। लक्ष्य सिर्फ एक किताब पढ़ना नहीं होना चाहिए, बल्कि एक पाठक बनना होना चाहिए। सही। लक्ष्य सिर्फ मैराथन दौड़ना नहीं, धावक बनना है। लक्ष्य सिर्फ गिटार सीखना नहीं, संगीतकार बनना है। व्यवहार में बदलाव असल में पहचान में बदलाव है। ये बहुत दिलचस्प है। तो ये आदतें बनती कैसे हैं? किताब इसे 4 आसान स्टेप्स वाले एक लूप में समझाती है। क्यों, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। हाँ, ये एडवर्ड थॉर्नडाइक के बिल्ली वाले प्रयोगों पर आधारित है। थॉर्नडाइक ने दिखाया था कि बिल्लियां कैसे ट्रायल एंड एरर से सीखती हैं कि एक पजल बॉक्स से बाहर कैसे निकलना है। जब उन्हें बाहर निकलकर खाना संतोषजनक परिणाम मिलता था तो वो उस व्यवहार को दोहराने लगती थी। मतलब दिमाग शॉर्टकट बना लेता है। बिल्कुल, हमारा दिमाग लगातार माहौल को स्कैन करता रहता है और ऐसे शॉर्टकट या नियम बनाता है जिनसे कम से कम ऊर्जा खर्च करके काम हो जाए। आदतें यही मानसिक शॉर्टकट हैं। ये 4 स्टेप्स का फीडबैक लूप है। पहला है क्यू यानी संकेत। हाँ, कोई भी चीज जो आपके दिमाग को ट्रिगर करती है कि कोई व्यवहार शुरू करो, जैसे फोन की घंटी बजना। दूसरा है क्रेविंग यानी इच्छा। ये आदत के पीछे की असली प्रेरक शक्ति है। ये उस स्थिति में बदलाव की इच्छा है जो संकेत से जुड़ी होती है, जैसे फोन की घंटी बजने पर ये जानने की इच्छा कि किसका मैसेज है। तीसरा है रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया। ये वो वास्तविक आदत या काम है जो आप करते हैं, जैसे फोन उठाना और मैसेज चेक करना। और चौथा है रिवॉर्ड यानी पुरस्कार। ये वो नतीजा है जो आपकी क्रेविंग को संतुष्ट करता है और आपके दिमाग को सिखाता है कि ये पूरा एक्शन सीक्वेंस याद रखने लायक है, इसे दोहराना चाहिए, जैसे मैसेज पढ़कर जानकारी मिलना या उत्सुकता शांत होना। और अगर इन चारों में से कोई भी स्टेप ठीक से काम न करे तो व्यवहार आदत नहीं बनेगा। बिल्कुल, या तो संकेत नहीं मिलेगा, या इच्छा पैदा नहीं होगी, या काम करना मुश्किल होगा, या फिर इनाम संतोषजनक नहीं होगा। तो इन्हीं 4 कदमों के आधार पर किताब आदतें बनाने और तोड़ने के 4 नियम बताती है। पहला नियम है इसे स्पष्ट बनाएं, मेक इट ऑब्वियस। ये क्यू यानी संकेत से जुड़ा है। हाँ, अच्छी आदतें बनाने के लिए उनके संकेतों को अपने माहौल में एकदम साफ और सामने रखना जरूरी है। कई बार हमारी आदतें इतनी ऑटोमेटिक हो जाती हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि उन्हें शुरू किस चीज ने किया। जैसे कार चलाते हुए अचानक घर पहुंचाना और याद ना होना कि रास्ते में क्या क्या हुआ। बिल्कुल, इसलिए पहला कदम है अपनी आदतों के प्रति जागरूक होना। इसके लिए किताब हैबिट्स स्कोर कार्ड बनाने को कहती है। मतलब दिन भर की अपनी आदतों को लिखें
और पहचाने कि कौन सी अच्छी है, कौन सी बुरी और कौन सी न्यूट्रल। अच्छा, ये एक तरह का सेल्फ ऑडिट हो गया। हाँ, एक और तकनीक है पॉइंटिंग एंड कॉलिंग, जो जापान के रेलवे सिस्टम में इस्तेमाल होती है। कर्मचारी हर सिग्नल या जरूरी चीज की तरफ उंगली उठाकर जोर से बोलते हैं। इससे अवचेतन आदत सचेत स्तर पर आ जाती है और गलतियों की गुंजाइश कम होती है। हम भी ऐसा कर सकते हैं। फिर आती हैं इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस, यानी पहले से तय करना कि आप कब और कहाँ कोई काम करेंगे। हाँ, इसका फॉर्मूला है मैं व्यवहार समय पर स्थान में करूंगी। जैसे मैं रोज सुबह 7 बजे किचन में 1 गिलास पानी पीऊंगा। रिसर्च बताती है कि सिर्फ इतना तय कर लेने से उस काम को करने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और हैबिट स्टैकिंग भी है। ये क्या है? ये है अपनी नई आदत को किसी पुरानी पहले से जमी हुई आदत के ठीक बाद जोड़ देना। इसका फॉर्मूला है वर्तमान आदत के बाद मैं नई आदत करूंगी। जैसे सुबह ब्रश करने के बाद मैं 1 मिनट प्लैंक करूंगा। आपकी पुरानी आदत नई आदत के लिए संकेत बन जाती है। ये तो काफी चालाकी भरा तरीका है। हाँ, और माहौल का डिजाइन भी बहुत जरूरी है। जैसे एनी थॉर्नडाइक ने एक हॉस्पिटल की कैफेटेरिया में सिर्फ पानी की बोतलों को सोडा वाली जगह पर ज्यादा रखवा दिया। नतीजा, सोडा की बिक्री कम हो गई, पानी की बढ़ गई। कोई लेक्चर नहीं, कोई मोटिवेशन नहीं, सिर्फ माहौल में बदलाव। मतलब हमें अपने माहौल का आर्किटेक्ट बनना चाहिए। बिल्कुल। अच्छी आदतों के संकेतों को सामने रखें। जैसे अगर गिटार बजाना सीखना है तो उसे केस में बंद रखने की बजाय लिविंग रूम में स्टैंड पर रखें, और बुरी आदतों के संकेतों को छुपा दें या हटा दें। तो ये हुआ पहला नियम, स्पष्ट बनाओ। बिल्कुल। और इसका उल्टा बुरी आदतों के लिए? बुरी आदतों को तोड़ने के लिए पहले नियम का उल्टा है, इसे अदृश्य बनाएं। मेक इट इनविजिबल, मतलब उनके संकेतों को अपने माहौल से हटा दें। जैसे अगर फोन बहुत इस्तेमाल करते हैं तो काम करते वक्त उसे दूसरे कमरे में रख दें। हाँ, या नोटिफिकेशंस बंद कर दें। वियतनाम युद्ध से लौटे सैनिकों का उदाहरण बहुत जबरदस्त है। वियतनाम में बहुत से सैनिक हेरोइन के आदी हो गए थे। हाँ, ये मैंने सुना है। लेकिन जब वो वापस अमेरिका आए, एक बिल्कुल अलग माहौल में, जहां वो सारे पुराने संकेत, तनाव, साथी सैनिक जो ड्रग्स लेते थे, ड्रग्स की आसान उपलब्धता गायब थे, तो उनमें से 90% ने बिना किसी रिहैब के लत छोड़ दी, जबकि सामान्य रिलैप्स रेट 90% होता है। कमाल है। ये दिखाता है कि माहौल कितना शक्तिशाली है। बहुत ज्यादा। अक्सर जिन लोगों में हमें लगता है कि बहुत ज्यादा आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल है, वो असल में अपनी इच्छा शक्ति का कम इस्तेमाल करते हैं। वो बस प्रलोभन वाली स्थितियों से खुद को दूर रखते हैं। उन्होंने अपना माहौल ऐसा बना लिया है जहां अनुशासन आसान हो। तो बुरी आदत छोड़ने का सबसे प्रैक्टिकल तरीका है उसके संकेत से अपना एक्सपोजर कम करना। हाँ, आत्मनियंत्रण एक शॉर्ट टर्म रणनीति हो सकती है, लेकिन माहौल का डिजाइन एक लॉन्ग टर्म समाधान है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे नियम पर। इसे आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव। ये क्रेविंग यानी इच्छा से जुड़ा है। आदतें आकर्षक कैसे बनती हैं? इसमें डोपामाइन नाम के न्यूरोट्रांसमीटर की बड़ी भूमिका है। डोपामाइन सिर्फ तब नहीं निकलता जब हमें इनाम मिलता है, बल्कि जब हमें इनाम मिलने की उम्मीद होती है तब भी निकलता है। ये प्रत्याशा ही हमें एक्शन लेने के लिए प्रेरित करती है। मतलब इनाम की उम्मीद इनाम से ज्यादा शक्तिशाली हो सकती है कई बार। हाँ, और हमारी आज की दुनिया ऐसी चीजों से भरी पड़ी है जो हमारी डोपामाइन सिस्टम को हाईजैक करने के लिए डिजाइन की गई हैं। जंक फूड, सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स, ये सब सुपर नॉर्मल स्टिमुलाई हैं। मतलब प्राकृतिक संकेतों के अतिरंजित वर्जन जो हमारे दिमाग को बहुत ज्यादा आकर्षित करते हैं। जैसे निकोटिन बर्गन के प्रयोग थे बगुलों और हंसों पर। हाँ, बिल्कुल। बगुलों के बच्चे माँ की चोंच पर लाल धब्बे को देखकर खाना मांगते हैं। टिन बर्गन ने कार्डबोर्ड की चोंच पर 3 बड़े लाल धब्बे बनाए, तो बच्चों ने उसे असली माँ से ज्यादा पसंद किया। तो हम अच्छी आदतों को इतना आकर्षक कैसे बना सकते हैं? एक तरीका है टेम्पटेशन बंडलिंग। इसका आइडिया है कि आप जो काम करना चाहते हैं, जैसे अपना पसंदीदा शो देखना, उसे उस काम के साथ जोड़ दें जो आपको करना चाहिए, जैसे एक्सरसाइज बाइक चलाना। तो नियम बना लें कि आप नेटफ्लिक्स तभी देखेंगे जब आप ट्रेडमिल पर चल रहे होंगे। ये तो बढ़िया है। मतलब एक जरूरी काम को मजेदार काम से जोड़ देना। हाँ, दूसरा बड़ा फैक्टर है सामाजिक माहौल। हम उन आदतों को अपनाते हैं जो हमारे आसपास के लोग करते हैं
जिन्हें हमारा ट्राइब नॉर्मल और आकर्षक मानता है। पोलगर बहनों का उदाहरण है, जिन्हें उनके पिता ने बचपन से ही शतरंज के माहौल में पाला। हाँ, तीनों ग्रैंड मास्टर बनी। क्योंकि उनके लिए शतरंज खेलना सबसे स्वाभाविक और आकर्षक चीज थी। हम 3 तरह के समूहों की नकल करते हैं: करीबी, परिवार दोस्त, अनेक, समाज संस्कृति और शक्तिशाली, जिनका रुतबा हो। तो अगर हमें कोई अच्छी आदत अपनानी है तो ऐसी कम्युनिटी या ग्रुप ज्वाइन करना फायदेमंद हो सकता है जहां वो आदत पहले से नॉर्मल हो। बहुत ज्यादा फायदेमंद। जैसे अगर आपको फिट होना है तो किसी रनिंग क्लब या फिटनेस ग्रुप से जुड़ना, वहां आपको लगेगा कि रोज एक्सरसाइज करना एक सामान्य और अच्छी बात है। सोलोमन एश के अनुरूपता वाले प्रयोग दिखाते हैं कि हम पर समूह का कितना दबाव होता है। अच्छा, तो ये हुआ आकर्षक बनाने का तरीका। अब बुरी आदतों को तोड़ने के लिए इसका उल्टा, इसे अनाकर्षक बनाएं, मेक इट अनअट्रैक्टिव। ये कैसे होगा? इसका एक तरीका है अपनी सोच को बदलना, उस आदत को रीफ्रेम करना। एलन कार के धूम्रपान छोड़ने की जो विधि है वो इसी पर आधारित है। वो धूम्रपान से जुड़े हर कथित फायदे पर सवाल उठाते हैं। जैसे ये सोचना कि सिगरेट तनाव कम करती है। हाँ, वो कहते हैं कि सिगरेट तनाव कम नहीं करती, बल्कि निकोटीन की तलब को शांत करके सिर्फ थोड़ी देर के लिए राहत देती है और लंबे समय में ज्यादा तनाव पैदा करती है। जब आप किसी बुरी आदत के फायदों को झूठा साबित कर देते हैं तो उसकी इच्छा कम हो जाती है। मतलब उसके पीछे की असलियत को देखना। बिल्कुल, ये समझना कि हमारी ज्यादातर बुरी आदतें किसी गहरी बुनियादी जरूरत को पूरा करने की कोशिश कर रही होती हैं, जैसे तनाव कम करना, बोरियत मिटाना, सामाजिक रूप से जुड़ना। अगर हम उस जरूरत को पहचान लें और उसे पूरा करने का कोई सेहतमंद तरीका ढूंढ लें तो बुरी आदत अनाकर्षक लगने लगती है। और अपनी मानसिकता बदलना भी काम आ सकता है। जैसे मुझे एक्सरसाइज करनी है की जगह मुझे एक्सरसाइज करने का मौका मिलता है। हाँ, ये छोटा सा बदलाव पूरी भावना बदल देता है। बोझ लगने वाली चीज एक अवसर लगने लगती है। आप कठिन आदतों के लाभों पर ध्यान केंद्रित करके उन्हें रिफ्रेम कर सकते हैं। जैसे एक्सरसाइज करना मतलब ताकत बनाना, पैसा बचाना मतलब भविष्य की आजादी खरीदना। एक मोटिवेशन रिचुअल बनाने का भी जिक्र है। हाँ, मतलब किसी मुश्किल आदत को शुरू करने से ठीक पहले कोई ऐसा काम करना जो आपको पसंद हो, जैसे म्यूजिक सुनना या कोई छोटी सी पसंदीदा चीज करना। ये उस मुश्किल आदत को थोड़ी सकारात्मक भावना से जोड़ देता है। ठीक है। तीसरा नियम है, इसे आसान बनाए, मेक इट इजी। ये रिस्पॉन्स यानी काम करने से जुड़ा है। इसमें लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट की बात आती है। हाँ, हम इंसान स्वाभाविक रूप से वो रास्ता चुनते हैं जिसमें सबसे कम मेहनत लगे। हमारी ऊर्जा सीमित है तो दिमाग उसे बचाना चाहता है। इसलिए अच्छी आदतों को जितना हो सके आसान बनाना जरूरी है। उनमें जो रुकावटें हैं, फ्रिक्शन है, उन्हें कम करना है। जैसे अगर बगीचे में पानी देना है हाँ। और पाइप में गांठ पड़ी है तो आप शायद टाल देंगे। गांठ खोलना एक एक्स्ट्रा स्टेप है। बिल्कुल। तो अच्छी आदत के रास्ते की गांठें खोलनी है। जेरी उल्समैन की फोटोग्राफी क्लास का उदाहरण है। उन्होंने क्लास को 2 ग्रुप में बांटा। एक को कहा कि उन्हें सिर्फ एक परफेक्ट फोटो जमा करनी है, क्वालिटी ग्रुप। दूसरे को कहा कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा फोटो जमा करनी है, क्वालिटी की परवाह किए बिना, क्वांटिटी ग्रुप। और नतीजा क्या हुआ? साल के अंत में सबसे अच्छी तस्वीरें क्वांटिटी ग्रुप के छात्रों की थी, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की थी, गलतियां की, सीखा। उन्होंने काम को आसान बना दिया था। बस फोटो खींचो, परफेक्शन का बोझ नहीं था। इससे पता चलता है कि सिर्फ दोहराव यानी रेपिटेशन ही महारत की कुंजी है। मतलब एक्शन लेना जरूरी है, परफेक्शन का इंतजार नहीं करना। हाँ, और माहौल को आसान बनाना भी जरूरी है। अगर जिम आपके रास्ते में पड़ता है तो जाने की संभावना ज्यादा है। अगर फल आपकी नजरों के सामने रखे हैं तो खाने की संभावना ज्यादा है। जैसे जापानी कंपनियां लीन प्रोडक्शन में करती हैं, गैर जरूरी स्टेप्स हटाकर प्रोसेस को आसान बनाना। बिल्कुल। एक और तरीका है भविष्य के लिए माहौल को तैयार करना, प्राइमिंग द एनवायरनमेंट। जैसे रात को ही अगले दिन के नाश्ते का सामान निकाल कर रख लेना या जिम के कपड़े तैयार रखना। ये सुबह के आलस वाले पल में फैसला लेना आसान कर देता है। और 2 मिनट रूल, ये मुझे बहुत पसंद आया। हाँ, ये बहुत प्रैक्टिकल है। नियम ये है कि कोई भी नई आदत जब आप शुरू करें तो उसका पहला वर्जन ऐसा होना चाहिए जो 2 मिनट या उससे कम में पूरा हो जाए। जैसे रोज रात को किताब पढ़ने की जगह रोज रात को 1 पन्ना पढ़ना, रोज 30 मिनट योगा करने की जगह रोज योगा मैट बिछाना, पढ़ाई करनी है की जगह नोट्स खोलकर बैठना है। मतलब बस शुरुआत करनी है। हाँ, क्योंकि एक बार आपने शुरू कर दिया तो आगे बढ़ते जाना ज्यादा आसान होता है। ये छोटी शुरुआतें गेटवे हैबिट्स की तरह काम करती हैं, जो आपको बड़ी आदतों की तरफ ले जाती हैं।
पहले आदत को स्टैंडर्डाइज करें, फिर ऑप्टिमाइज करें। पहले सिर्फ जिम जाने की आदत डालें, फिर वर्कआउट की इंटेंसिटी बढ़ाएं। ये बहुत उपयोगी है। अब इसका उल्टा, बुरी आदतों को तोड़ने के लिए उन्हें मुश्किल बनाए, मेक इट डिफिकल्ट। हाँ, उनके रास्ते में जानबूझकर रुकावटें खड़ी करें, फ्रिक्शन बढ़ाएं। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग बहुत करते हैं तो अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल सेव करके ना रखें, हर बार दोबारा डालनी पड़े। ये छोटा सा फ्रिक्शन भी आपको कई बार रोक देगा। विक्टर हुगो वाला किस्सा याद है, जिन्होंने अपनी किताब समय पर पूरी करने के लिए अपने सारे कपड़े नौकर को दे दिए थे ताकि वो बाहर ना जा सकें। हाँ, वो एक कमिटमेंट डिवाइस का उदाहरण है। मतलब आज आप कोई ऐसा फैसला लेते हैं जो भविष्य में आपके गलत चुनाव करने की आज़ादी को सीमित कर देता है। जैसे निर्याल अपने इंटरनेट राउटर पर एक टाइमर लगा देते थे जो रात को अपने आप बंद हो जाता था। या आजकल कई ऐप्स आते हैं जो कुछ वेबसाइट से ऐप्स को ब्लॉक कर देते हैं। बिल्कुल, ऑटोमेशन भी एक शक्तिशाली तरीका है। ऐसे एक बार के काम करना जो भविष्य के अच्छे व्यवहार को लॉक कर दें या बुरे व्यवहार को मुश्किल बना दें। जैसे ऑटोमेटिक सेविंग प्लान शुरू करना, हेल्दी खाने की मील डिलीवरी सर्विस लेना, घर से जंक फूड हटा देना। जॉन हेनरी पैटरसन का कैश रजिस्टर का आविष्कार भी इसी का उदाहरण था। उसने चोरी करना मुश्किल बना दिया था। सही, टेक्नोलॉजी अच्छी आदतों को आसान और बुरी आदतों को मुश्किल बनाने में मदद कर सकती है। लेकिन इसका उल्टा भी सच है। जैसे नेटफ्लिक्स का ऑटो प्ले फीचर बिंज वॉचिंग को आसान बना देता है। हाँ, वो तो है। लेखक ने अपना सोशल मीडिया का पासवर्ड अपनी असिस्टेंट को बदलने को कहा था और हर हफ्ते नया पासवर्ड देने को। इससे सोशल मीडिया चेक करना इतना मुश्किल हो गया कि आदत छूट गई। बिल्कुल, जब कोई काम लगभग असंभव हो जाता है तो हम उसे करना छोड़ देते हैं। चलिए अब आखिरी नियम पर आते हैं। चौथा नियम, इसे संतोषजनक बनाएं, मेक इट सैटिस्फाइंग। ये रिवॉर्ड यानी पुरस्कार से जुड़ा है। हाँ, और ये शायद सबसे महत्वपूर्ण नियम है। व्यवहार परिवर्तन का कार्डिनल नियम यही है। जिस व्यवहार को पुरस्कृत किया जाता है उसे दोहराया जाता है, जिस व्यवहार को दंडित किया जाता है उससे बचा जाता है। हमारा दिमाग इसी तरह से सीखता है। पाकिस्तान में हाथ धोने वाला अध्ययन था ना? हाँ, स्टीफन लूबी का। उन्होंने कराची के एक इलाके में देखा कि लोग हाथ कम धोते थे जिससे बीमारियां फैलती थीं। उन्होंने लोगों को सेफगार्ड साबुन दिया जो अच्छी खुशबू वाला था और झाग ज्यादा बनाता था। तो हाथ धोने के अनुभव को थोड़ा ज्यादा आनंददायक, थोड़ा ज्यादा संतोषजनक बना दिया था। सेहत में सुधार तो बाद में आया, लेकिन तुरंत मिलने वाली संतुष्टि ने आदत बनाने में मदद की। मतलब दिमाग तत्काल संतुष्टि चाहता है। हाँ, क्योंकि हम लाखों सालों तक ऐसे माहौल में रहे जहां तुरंत मिलने वाले इनाम, खाना, सुरक्षा पर ध्यान देना जरूरी था। आज का समाज विलंबित वापसी वाला है। आज मेहनत करो, नतीजा बाद में मिलेगा। लेकिन हमारा दिमाग अभी भी पुराने तरीके से काम करता है। इसीलिए अच्छी आदतें बनाना मुश्किल है, क्योंकि उनका फायदा देर से मिलता है और बुरी आदतों का मजा तुरंत। बिल्कुल, अच्छी आदतों की कीमत हमें आज चुकानी पड़ती है, फायदा भविष्य में मिलता है। बुरी आदतों का मजा आ जाता है, कीमत भविष्य में चुकानी पड़ती है। इसलिए हमें अच्छी आदतों में थोड़ी सी तत्काल संतुष्टि जोड़ने का तरीका खोजना होगा। कुछ ऐसा जिससे हमें तुरंत लगे कि हाँ, मैंने कुछ अच्छा किया। सफल महसूस करना जरूरी है, बहुत जरूरी। यहीं पर हैबिट ट्रैकिंग काम आती है। अपनी आदत को ट्रैक करना, जैसे कैलेंडर पर क्रॉस लगाना या ऐप में नोट करना, कई तरह से मदद करता है। कैसे? पहली बात, ये आदत को स्पष्ट बनाता है, आपको याद दिलाता है। दूसरी बात, ये आकर्षक है। जब आप देखते हैं कि आपने लगातार कई दिनों तक आदत निभाई है तो आप उस स्ट्रीक को तोड़ना नहीं चाहते। प्रगति देखना मोटिवेट करता है। और तीसरी, ये संतोषजनक है। हर बार टिक लगाने पर एक छोटी सी जीत का एहसास होता है। वो पेपर क्लिप वाली रणनीति भी इसी का एक रूप है। हाँ, ट्रेंट डाइसमिड वाली। 2 जार रखो, एक में 120 पेपर क्लिप। हर सेल्स कॉल के बाद एक क्लिप उठाकर दूसरे जार में डालो। दिन के अंत में आप देख सकते हैं कि आपने कितनी मेहनत की है। ये एक विजुअल प्रोग्रेस ट्रैकर है। लेकिन इसमें एक खतरा भी है, जिसे गुड हार्ट का नियम कहते हैं। हाँ, गुड हार्ट का नियम कहता है जब कोई माप, मेजर ही लक्ष्य बन जाता है तो वो एक अच्छा माप नहीं रह जाता। मतलब अगर आप सिर्फ ट्रैकर भरने के लिए काम कर रहे हैं और असल उद्देश्य भूल गए हैं तो ट्रैकिंग का फायदा नहीं। जैसे रोज 10,000 कदम चलने का लक्ष्य है पर आप सिर्फ नंबर पूरा करने के लिए घर में ही चक्कर लगा रहे हैं, सेहत पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो संख्या के बजाय उद्देश्य पर ध्यान रखना जरूरी है। बिल्कुल, ट्रैकिंग एक टूल है, अपने आप में मंजिल नहीं। समझ गया।
अब इस चौथे नियम का उल्टा, बुरी आदतों को तोड़ने के लिए उन्हें असंतोषजनक बनाएं। मेक इट अनसैटिस्फाइंग। हाँ, मतलब उस बुरी आदत के साथ तुरंत कोई नकारात्मक नतीजा या दर्द जोड़ना, क्योंकि दर्द एक बहुत प्रभावी शिक्षक है। जितनी जल्दी और जितनी निश्चित रूप से सजा मिलती है, हम उतनी ही तेजी से सीखते हैं। रॉजर फिशर का वो आइडिया याद है जो उन्होंने परमाणु युद्ध रोकने के लिए दिया था? हाँ, कि न्यूक्लियर लॉन्च कोड्स एक वॉलंटियर के दिल के पास कैप्सूल में रखे जाएं। अगर राष्ट्रपति को हमला करना हो तो उन्हें पहले उस वॉलंटियर को खुद मारना होगा। ये एक चरम उदाहरण है कि कैसे किसी काम को तुरंत और व्यक्तिगत रूप से दर्दनाक बनाने से उसे करने की संभावना कम हो जाती है। तो हम अपनी बुरी आदतों के लिए ऐसा क्या कर सकते हैं? एक तरीका है हैबिट कॉन्ट्रैक्ट बनाना। आप किसी दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ एक लिखित समझौता करते हैं कि अगर आप अपनी बुरी आदत जैसे स्मोकिंग करते हुए पकड़े गए तो आपको कोई तयशुदा सजा भुगतनी पड़ेगी। जैसे आपको उस दोस्त को 1000 रुपए देने होंगे, या कोई ऐसा काम करना पड़ेगा जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं, जैसे उनका बाथरूम साफ करना। ब्रायन हैरिस का उदाहरण है किताब में, जिन्होंने अपनी पत्नी और ट्रेनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि अगर वो अपना वजन कम करने का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाए तो उन्हें हर हफ्ते सजा मिलेगी। और ये काम करता है। हाँ, क्योंकि इसमें 2 चीजें जुड़ जाती हैं, पैसे का नुकसान या कोई और सजा, और सामाजिक शर्मिंदगी का डर। सिर्फ एक जवाबदेही पार्टनर, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होना भी बहुत प्रभावी हो सकता है। किसी ऐसे व्यक्ति का होना जिसे पता हो कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं और जो आपसे पूछेगा कि कैसा चल रहा है। ये अपने आप में एक शक्तिशाली प्रेरक है, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं दूसरों की राय की परवाह करते हैं। ये सारे नियम स्पष्ट बनाओ, आकर्षक बनाओ, आसान बनाओ, संतोषजनक बनाओ, और इनके उलट अदृश्य, अनाकर्षक, कठिन और असंतोषजनक बनाओ। ये सब मिलकर एक पूरा फ्रेमवर्क देते हैं। बिल्कुल, ये आदतें बनाने और तोड़ने का एक प्रैक्टिकल गाइड है। तो हमने आज देखा कि कैसे जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स हमें सिखाती हैं कि छोटे छोटे बदलावों में वाकई कितनी जबरदस्त शक्ति छिपी होती है। वो 1% सुधार का नियम, हाँ, सिस्टम पर ध्यान देना लक्ष्यों से ज्यादा, पहचान आधारित आदतें बनाना, और फिर व्यवहार परिवर्तन के ये 4 नियम और उनके उलट, ये सब मिलकर बड़े स्थायी नतीजे ला सकते हैं। पहचान और माहौल की भूमिका को भी कम नहीं समझना चाहिए। बिल्कुल, ये सब इस बारे में है कि कैसे छोटी परमाणु जैसी आदतें समय के साथ जुड़कर कंपाउंड होकर आश्चर्यजनक परिणाम बना सकती हैं। अंत में एक विचार के साथ छोड़ते हैं। अगर आदतें सच में आत्म सुधार का चक्रवृद्धि ब्याज है, तो आज शुरू की गई कौन सी एक छोटी सी निवेश वाली आदत, जो अभी शायद बहुत मामूली लग रही हो, अगले 5 या 10 सालों में हमारे जीवन में सबसे बड़ा और सबसे फायदेमंद रिटर्न दे सकती है? इस पर सोचना चाहिए। जरूर सोचना चाहिए।